वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। जरा सोचिए यार, आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में अगर आप अकेले पड़ जाएं तो क्या आप पैसे देकर एक पिता, एक पति या दोस्त किराए पर लेना पसंद करेंगे? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन जापान में एक ऐसी कंपनी है द रेंटल फैमिली, जहां रिश्ते जज्बातों से नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट और क्रेडिट कार्ड से बनते हैं। आज की कहानी भी ऐसे स्ट्रगलिंग एक्टर की है जो पर्दे पर तो सुपर फ्लॉप रहा, लेकिन जब उसने असल जिंदगी में लोगों के किराए का रिश्तेदार बनना शुरू किया तो यार उसने वो करके दिखा दिया जो आजकल के असली रिश्तेदार भी नहीं कर पाते। बड़ी अच्छी कहानी है दोस्तों, मैं मजाक नहीं कर रहा। आइए देखते हैं द रेंटल फैमिली। तो कहानी की शुरुआत टोक्यो शहर की तेज रफ्तार जिंदगी के साथ होती है, जहां सड़कों पर भीड़ और शोर कभी खत्म नहीं होता। इसी भागदौड़ के बीच हम फिलिप नाम के एक बंदे को देखते हैं जो थोड़ा टेंशन में बैठा हुआ है, क्योंकि वो ट्रेन पकड़ने के लिए लेट हो गया था दोस्तों। लेकिन वो हार नहीं मानता और पूरी जान लगाकर भागता है ताकि टाइम पर पहुंच सके। किसी तरह धक्का मुक्की खाते खाते अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है और घबराहट के साथ एक रूम में एंटर करता है। हाँ, आज उसका एक्टिंग ऑडिशन है, जिसके लिए उसने काफी तैयारी करके रखी हुई है, लेकिन अफसोस उसकी ये भाग दौड़ और मेहनत काम नहीं आती। ऑडिशन में उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है और एक बार फिर वो निराशा के साथ वहां से निकलता है। असल में फिलिप की ये स्ट्रगल आज की नहीं है दोस्तों। वो 7 साल पहले अमेरिका से टोक्यो आया था, मन में एक बहुत ही बड़ा एक्टर बनने का सपना लेकर। शुरुआत में तो लग रहा था कि किस्मत उस पर मेहरबान होगी, उसे कुछ टूथपेस्ट के कमर्शियल में काम मिला और थोड़ी पहचान भी बनी। लेकिन एंटरटेनमेंट की दुनिया बड़ी अजीब होती है यार। धीरे धीरे लोग उसको भूलने लगे और काम मिलना बंद हो गया। आज तो हालात ऐसे हो चुके हैं कि वो हर जगह इंटरव्यूज और ऑडिशंस के लिए जाता है, लेकिन वही वाली बात है ना, कहीं भी ढंग की जगह पे सिलेक्ट नहीं होता। और फिर अपना खर्चा चलाने के लिए वो बैकग्राउंड आर्टिस्ट के तौर पर या छोटे मोटे जो भी रोल्स होते हैं उनको करता है। दिन भर की थकान और रिजेक्शन झेलने के बाद जब वो शाम को अपने छोटे से किराए के रूम में वापस आता है तो वहां भी यार अकेलापन उसका इंतजार कर रहा होता है। वो शांति से अपनी खिड़की के पास बैठता है और सामने वाली बिल्डिंग के लोगों को देखने लगता है। वहां हर खिड़की में अलग अलग लोग होते हैं, कोई अपनी फैमिली के साथ है, कोई हंस रहा है, कोई पार्टी कर रहा है, तो मतलब सब अपनी लाइफ में बिजी है। फिलिप उनको देखकर बस यही सोचता है कि हर घर की अपनी एक अलग कहानी है, बस मेरी कहानी पता नहीं यार कैसे अटक गई। पर अगले दिन जब वो सोकर उठता है तो फिलिप को उसकी एजेंट का कॉल आता है। एजेंट बताती है एक रोल है, हालांकि रोल कोई बहुत बड़ा नहीं है, बस उसको एक उदास अमेरिकन की एक्टिंग करनी है दोस्तों। और फिलिप जो काम के लिए तरस रहा था, दिल में नई उम्मीद लेकर लोकेशन पे पहुंच जाता है। तो जैसे ही वो मेन हॉल के अंदर एंटर करता है, वहां का नजारा देखकर दंग रह जाता है दोस्तों। वहां का माहौल किसी शूटिंग जैसा नहीं बल्कि किसी मातम जैसा था। हॉल के बीचों बीच एक कॉफिन रखा होता है और लोग बारी बारी आकर वहां पे श्रद्धांजलि दे रहे होते हैं। फिलिप को समझ नहीं आ रहा था कि वो किसी ऑडिशन में आया है या गलती से किसी फ्यूनरल में पहुंच गया है। तो वो डर और कंफ्यूजन के साथ कॉफिन के पास जाता है, लेकिन जब वो ध्यान से देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। कॉफिन में लेटा हुआ जिंदा आदमी था और सांसें ले रहा था। तब जाकर बात साफ होती है कि ये कोई असली फ्यूनरल नहीं है। असल में कॉफिन में लेटा हुआ आदमी एक अमीर बिजनेसमैन है, जिसे जिंदगी में सब कुछ मिल चुका है। अब वो ये अनुभव करना चाहता है कि मरने के बाद कैसा लगता है और कौन उसके लिए सच में रोता है। अपनी इसी अजीब ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसने ये नाटक रचा। कमरे में मौजूद जितने भी लोग रो रहे होते हैं वो सब फिलिप की तरह ही पेड एक्टर्स थे दोस्तों, और फिलिप को भी वहाँ पे भेंट बढ़ाने और अपना किरदार निभाने के लिए बुलाया गया था। जब ये फेक फ्यूनरल खत्म होता है तो वो बिजनेसमैन उठ खड़ा होता है और शिंजी नाम के एक बंदे का शुक्र अदा करता है। शिंजी दोस्तों वो आदमी था जिसने इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था और उसी ने इन सब एक्टर्स को भी इंतजाम किया था। तो सब कुछ खत्म होने के बाद जब हॉल खाली होने लग जाता है तो फिलिप के मन में भी एक अजीब सी क्यूरियोसिटी आती है। वो सोचता है कि आखिर मरने के बाद कॉफिन में लेटना कैसा महसूस होता होगा। तो ये मौका देखकर वो कॉफिन में लेटने की कोशिश करता है। जगह बहुत ही तंग थी, बड़ी मुश्किल से उसमें फिट हो पाता है, लेकिन जैसे ही वो आंखें बंद करके फीलिंग लेने की कोशिश करता है, शिंजी वहां पे आ जाता है। शिंजी उसको वहां से उठने को कहता है और बड़े ध्यान से फिलिप को ऑब्जर्व करता है। और पहली मुलाकात में शिंजी फिलिप के अंदर छुपा हुआ एक्टर पहचान लेता है। वो फिलिप से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत ही बड़े एक्टर बनना चाहते हो, पर हालात कुछ खास नहीं चल रहे तुम्हारे। तो शिंजी उसको अपना बिजनेस कार्ड देता है और कहता है कि मेरे ऑफिस आकर मिलो। और फिलिप जो सालों से बस रिजेक्शन झेल रहा था, उसे शिंजी की बातों में एक सच्चाई और एक मौका दिखाई देता है। एक लंबे इंतजार के बाद दोस्तों उसको लगता है कि शायद अब जाकर मुझे कोई बढ़िया रोल मिल जाएगा। इसी सुकून की उम्मीद में वो अगले दिन शिंजी के ऑफिस पहुंच जाता है और शिंजी फिर फिलिप का बड़ी गर्म जोशी में स्वागत करता है और बिना बातें घुमाए सीधे अपने ऑफर पे आ जाता है। वो फिलिप को एक अलग ही दुनिया से रूबरू कराना चाह रहा था, जिसका नाम है रेंटल फैमिली। वो फिलिप को समझाता है कि देखो, हम थिएटर या फिल्मों के पर्दे पर एक्टिंग नहीं करते, हम असल जिंदगी के स्टेज पे एक्टिंग करते हैं ताकि लोगों की लाइफ में जो खालीपन है उसे भरा जा सके। आजकल की फास्ट फॉरवर्ड जिंदगी में लोगों के पास सब कुछ है, बस रिश्ते पीछे छूट चुके हैं। अगर कोई बेटी अपने पिता की कमी महसूस कर रही है तो वो हमसे एक आदमी हायर करती है जो कुछ वक्त के लिए उसका पिता बन सके। वैसे ही अगर कोई बूढ़े माँ बाप अपने बेटे की आहट को सुनना चाहते हैं तो हम उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर एक बेटा प्रोवाइड करते हैं। ये एक्टिंग थिएटर से कहीं बढ़कर होती है, क्योंकि यहाँ तुम किसी की लाइफ में खुशियाँ और रिश्तों का एहसास भरते
सकते हो। शिंजी आगे बताता है कि इस मार्केट में मोस्टली जापानीज लोग हैं, इसलिए हमें स्पेसिफिकली एक अमेरिकन एक्टर चाहिए ताकि हम इस फील्ड में और आगे बढ़ सके। लेकिन फिलिप को ये पूरा कॉन्सेप्ट बड़ा अजीब और अनएथिकल लगता है। वो साफ बोल देता है कि मैं एक सीरियस एक्टर हूँ जो सिर्फ फिल्मों या थिएटर के लिए बना हुआ हूँ, ये असल जिंदगी में ढोंग करना मेरे बस की बात नहीं है। तो वो वहां से जाने के लिए मुड़ता है दोस्तों, लेकिन तभी शिंजी उसी पुराने टूथपेस्ट एड का जिक्र करता है और कहता है तुम एक बेहतरीन एक्टर हो फिलिप, अपने टैलेंट को ऐसे वेस्ट मत जाने दो, नहीं तो दुनिया सच में तुम्हें भूल जाएगी। और ये सुनकर फिलिप एकदम से रुक जाता है। उसके पास वैसे भी कोई और रास्ता तो था नहीं, तो मजबूरी में सही वो हाँ कह देता है। और हाँ करते उसका पहला एग्रीमेंट हो जाता है। ओके, उसको एक लड़की का अमेरिकन हस्बैंड बनना है। सीन यह है कि उसे उस लड़की के घर वालों के सामने नकली शादी करनी है ताकि वो लड़की अपने पेरेंट्स को शादी करके खुश कर सके और विदा करके दूर जा सके। इस झूठी शादी के पीछे उस लड़की की मजबूरी क्या है ये कहानी में आगे पता चलेगा। तो यहाँ फिलिप की मुलाकात इको से होती है जो फिलिप की साथी है। इको बड़े प्रोफेशनल तरीके से उस क्लाइंट लड़की से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है और उसको सारी कंडीशन समझा देती है। अब अगले दिन चलो भाई फिलिप की पहली नौकरी, निकल पड़ता है शादी के लिए, नकली शादी के लिए। तो दूसरी तरफ वो लड़की जिसको हमने कल देखा था, आज वो दुल्हन के जोड़े में सज धज कर बिल्कुल तैयार बैठी हुई है। वेन्यू पे सब कुछ सेट होता है, मेहमान आ चुके होते हैं, लेकिन तभी इको के साथी की नजर पड़ती है कि दूल्हा यानी कि फिलिप कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। और ये खबर सुनते ही इको के हाथ पैर फूल जाते हैं कि कहाँ गया, धोखा हो गया क्या। उसको डर लगने लग जाता है कि कहीं ऐन मौके पर फिलिप भाग ना जाए और घबराहट में वो तुरंत शिंजी को ये बात बताता है। और इससे शिंजी और बाकी टीम के चेहरों पर तो ऐसी मुरझाहट आ जाती है कि क्या बोले, क्योंकि अगर आज ये राज खुल गया कि दूल्हा भाग गया तो न सिर्फ उनका झूठ पकड़ा जाएगा बल्कि गुस्से में आए लड़की के रिश्तेदार उनकी अच्छी खासी खातिरदारी भी कर देंगे। और काफी भाग दौड़, काफी मशक्कत करने के बाद तब जाकर इको को पता चलता है कि फिलिप तो टॉयलेट में छुपा हुआ है। जब वो वहां पहुंचती है तो देखती है कि फिलिप बुरी तरह से घबराया हुआ है। वो कह रहा होता है कि यार ये सब मुझसे नहीं होगा, मेरे हिसाब से ये सिर्फ एक्टिंग नहीं है बल्कि असली लोगों की जिंदगी और उनके जज्बातों के साथ खिलवाड़ करना है। लेकिन इको हार नहीं मानती, बड़े प्यार और तमीज से उसको समझाती है कि देखो हम प्रोफेशनल्स हैं, हम अपने क्लाइंट्स को ऐसे बीच मजदार में नहीं छोड़ सकते। ऑलरेडी तुमने कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया है, अब पीछे हटने का रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। माना कि ये शादी झूठी है लेकिन उस लड़की की मजबूरी सच्ची है यार, एक बार उसके बारे में तो सोचो जो तुम्हारे भरोसे बैठी हुई है। तब ये सुनकर फिलिप शांत हो जाता है। इको की बातों ने उसके डर पे काबू पा लिया था और फाइनली वो दरवाजा खोल देता है। अब हम देखते हैं दोस्तों की परिवार वालों की मौजूदगी में वो झूठी शादी पूरे धूमधाम से और रीति रिवाजों के साथ संपूर्ण होती है। लेकिन लड़की के माता पिता की आंखों में यार खुशी के आंसू होते हैं। उनको लग रहा था कि फाइनली उनकी बेटी की जिंदगी सेट हो गई। बड़े प्यार से अपने दामाद फिलिप को गले लगाते हैं। उस वक्त फिलिप को महसूस होता है कि उसका ये झूठ इन लोगों को कितना सुकून दे रहा है। शादी के बाद फिलिप और वो लड़की एक रूम में अकेले होते हैं कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। एक लड़की अंदर आती है। यहाँ पे कहानी नया मोड़ ले लेती है। ये कोई लड़की कोई और नहीं बल्कि उस दुल्हन की गर्लफ्रेंड है, यानी कि वो दुल्हन लेस्बियन है। वो जानती थी कि अगर ये सच उसके माता पिता को पता चला तो हंगामा हो जाएगा और समाज में उनकी बदनामी होगी। इसलिए उसने रेंटल फैमिली से फिलिप को हायर किया और ये पूरा नाटक किया। उसने अपने घर वालों को यकीन दिला दिया कि शादी के बाद वो अपने पति फिलिप के साथ हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका शिफ्ट हो रही है। ये उसका प्लान था ताकि वो अपने माता पिता की नजरों में इज्जत बनाए रखे और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दूर जाकर अपनी असली जिंदगी शुरू करे। तो फिलिप जब उन दोनों को एक साथ देखता है तो उसे पूरी बात समझ में आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए उन्हें बधाई देता है और उनकी जिंदगी में खुशियां बिखेर कर निकल जाता है वहाँ से। लेकिन अगले दिन बताऊं क्या होता है, फिलिप को अपने किए पे बड़ा शर्मिंदगी फील होती है। तो वो शिंजी के ऑफिस पहुंच जाता है और दबी हुई आवाज में अपनी गलती के लिए माफी मांगता है। शिंजी डांटता नहीं लेकिन एक सख्त चेतावनी जरूर देता है कि देखो फिलिप, अगर इस कंपनी में टिकना है तो तुम्हें अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना होगा और हर रोल पूरी डेडिकेशन के साथ निभाना होगा। और इस वार्निंग के साथ शिंजी उसको उसका अगला असाइनमेंट थमा देता है। फिलिप फाइल खोलता है तो देखता है कि ये पहले काम से कहीं ज्यादा और बड़ा मुश्किल है। इस बार उसको मिया नाम के एक बच्चे के पिता का रोल निभाना है। अब शिंजी उसको समझाता है कि जापान में बड़े स्कूल्स में बच्चों के एडमिशन से पहले पेरेंट्स का एक स्ट्रिक्ट इंटरव्यू होता है। स्कूल वाले ये देखना चाहते हैं कि बच्चे का अपना माता पिता के साथ रिश्ता कैसा है और घर का माहौल कैसा है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी मिया के केस में कि मिया के पिता उसे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। अब इंटरव्यू करीब था और मिया की माँ के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, इसीलिए उन्होंने रेंटल फैमिली से कॉन्ट्रैक्ट किया ताकि फिलिप कुछ दिनों के लिए मिया का पिता बन सके। शिंजी यहाँ पे क्लियर कर देता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट लगभग 3 हफ्तों का होगा, लेकिन सबसे बड़ी शर्त यह है कि मिया को इस झूठ का पता बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए। ये सुनकर तो फिलिप के हाथ ठंडे पड़ जाते हैं दोस्तों। ये रोल उसके लिए सिर्फ एक्टिंग नहीं था बल्कि एक पुराने जख्म को कुरेदना जैसा था, क्योंकि बचपन में उसके खुद के पिता भी उसे इसी तरह छोड़कर चले गए थे। अब रात को शिंजी भी अपना काम खत्म करके अपने घर का रुख करता है। यहाँ का नजारा उसके ऑफिस की बनावट दुनिया से बिल्कुल अलग होता है। घर पर उसकी बीवी और बेटा उसका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। और ये सीन हमें दिखाता है कि जो आदमी दूसरों को नकली रिश्ते बेचता है वो खुद अपने घर में कितने गहरे और असली रिश्ते बनाता है। अगली सुबह फिलिप एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है जहाँ मिया की माउस का इंतजार कर रही होती है। वो फिलिप को एक गिफ्ट बैग पकड़ाते हुए कहती है, ये प्लीज मिया को देना ताकि वो तुमसे ज्यादा गुस्सा ना करे। इस तरह वो फिलिप को सारी डिटेल्स समझा देती है और फिर उसको लेकर मिया के पास जाती है। तो जैसे वो दोनों मिया के सामने पहुंच जाते हैं ना, मिया की माँ डरते हुए इंट्रोड्यूस करवाती है कि मिया देखो कौन आया है, देखो तुम्हारे पापा आए हैं। और फिलिप भी बड़ा नर्वस
होता है, लेकिन एक वैसी स्माइल के साथ आगे बढ़ता है और गिफ्ट मिया की तरफ बढ़ाता है। और मिया, जो अभी बहुत ही छोटी बच्ची है, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से फिलिप को घूरती है। उसकी आंखों में प्यार नहीं बल्कि गुस्सा था दोस्तों। वो गिफ्ट को वहीं जमीन पर पटक देती है और बिना कुछ बोले वहां से भाग खड़ी होती है। फिर फिलिप मिया की माँ के इशारे पर उसके पीछे पीछे भागता है। कुछ दूर जाकर वो हाँफते हुए उसको रोकता है और मिया से कहता है, बेटा मिया, मुझे माफ कर दो। वो एक्चुअली मैं काम के सिलसिले में अमेरिका गया हुआ था, वहां फंस गया था बेटा, इसीलिए वापस नहीं आ पाया। इस तरह वो अपनी एक्टिंग का पूरा जोर लगा देता है दोस्तों, ताकि वो जेन्युइन लगे। मिया पहले तो उस पर चिल्लाती है, गुस्सा करती है, लेकिन आखिरकार वो एक बच्ची ही तो थी जो अपने पापा के लिए तरस रही थी। वो फिलिप की आंखों में आंखें डालकर एक वादा मांगती कि प्रॉमिस करो, अगर फिर से आप मुझे छोड़कर गए तो अच्छा नहीं होगा पापा। अब यहाँ पे फिलिप फंस गया था, क्योंकि उसको हाँ करने के अलावा कोई चारा नहीं दिख रहा था, इसीलिए वो हाँ कह तो देता है। अब यहाँ से काम खत्म होने के बाद जब फिलिप थका हारा घर जाने के लिए स्टेशन पे खड़ा होता है, तभी उसका बजता है फोन। दूसरी तरफ था शिंजी। वो फिलिप को सांस लेने का भी मौका नहीं देता और इस बार एक नया असाइनमेंट थमा देता है। अब इस बार क्या है कि क्लाइंट कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि एक जमाने का मशहूर रिटायर्ड एक्टर है जिसका नाम है किको हसीगावा। हसीगावा की कहानी थोड़ी दर्दनाक है दोस्तों। वो डिमेंशिया का शिकार हो गया है। उसे अब हर पल यही लगता है कि दुनिया उसे और उसकी कला को भूलती जा रही है, जो किसी भी कलाकार के लिए मौत से बढ़कर होता है यार। उनकी बेटी से अपने पिता की ये हालत देखी नहीं जा रही थी, इसलिए उसने रेंटल फैमिली को कांटेक्ट किया। डिमांड बड़ी सिंपल थी, उन्हें एक अमेरिकन एक्टर चाहिए था जो जर्नलिस्ट बनकर आए और उसके पिता का एक फेक इंटरव्यू ले, ताकि हसेगावा फिर से अपनी पुरानी शान और इंपॉर्टेंस को महसूस कर सके कि आज भी लोग उसको जानते हैं, उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। और फिलिप बेचारा, जो खुद एक स्ट्रगलिंग एक्टर है, इस दर्द को बहुत ही अच्छे से समझता है। वो हसेगावा के घर पहुंच जाता है और दरवाजे पे दस्तक देता है। एक नर्स उसको अंदर लेकर जाती है, जहां हसेगावा एक कुर्सी पर गुमसुम बैठा होता है। और फिलिप तो जानता है कि एक मायूस एक्टर को कैसे चीयर अप किया जाता है, तो वो सीधे काम की बात नहीं करता, बल्कि कमरे में रखी उनकी शानदार बुक कलेक्शन की बड़ी तारीफ करता है। फिर क्या था, अपनी पसंदीदा चीजों की बातें सुनकर हसेगावा की आंखों में चमक आ जाती है और वो फिलिप से बात करने के लिए हो जाते हैं तैयार। हालांकि हसेगावा अपनी बेटी के सामने खुलकर बात करने से कतरा रहे होते हैं, इसीलिए वो फिलिप को अपने गार्डन में लेके चलते हैं। वहाँ पे हरियाली के बीच फिलिप अपने बैग से रिकॉर्डर निकालता है और बिल्कुल एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट की तरह सवाल जवाब शुरू करता है। यहाँ वो उनकी पुरानी फिल्मों, उनके रोल्स, उनकी एक्टिंग के बारे में ऐसे ऐसे पूछता है जैसे बिल्कुल रियल लग रहा हो। और जब ये सेशन खत्म होता है तो हसेगावा के चेहरे पर दोस्तों एक अलग सी खुशी, एक अलग सुकून होता है। वहां से निकलकर जब फिलिप ट्रेन में चढ़ता है तो वो एक गहरी और सुकून भरी सांस लेता है। हालांकि आज उसने पैसे के लिए एक्टिंग की थी, लेकिन दिल से उसे खुशी थी, क्योंकि आज उसने एक पुराने एक्टर को वापस जिंदा महसूस करवा दिया था। अब अगले दिन सीन शिफ्ट होता है मिया की तरफ। आज स्कूल में एडमिशन का पहला पड़ाव होता है, एक क्राफ्ट कंपटीशन। जो बच्चा इसमें पास होगा सिर्फ उसी का और उसके पेरेंट्स का इंटरव्यू लिया जाएगा। फिलिप पहुंच जाता है वहां पे, क्या करता है और मिया के बगल में बैठ जाता है। मिया अभी भी बाहर ये दिखावा कर रही होती है कि उसे फिलिप की कोई परवाह नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर वो चाहती है कि उसके पापा हमेशा उसके साथ रहें। टेस्ट शुरू होता है और फिलिप बड़े ध्यान से मिया को क्राफ्टिंग करते हुए देखता है। तो मिया एक सिंपल से कपड़े टांगने वाले हैंगर को मोड़ तोड़कर कुछ नया और क्रिएटिव बनाती है। और जब वो टीचर को अपना क्राफ्ट दिखाकर वापस आती है तो वो हैंडमेड डेकोरेशन फिलिप की तरफ बढ़ा देती है कि ये एक गिफ्ट है मेरी तरफ से आपके लिए। ये देखकर फिलिप हैरान। उसे समझ आ जाता है कि मिया भले ही उससे नाराजगी दिखा रही है, लेकिन धीरे धीरे वो उसे पसंद भी करने लगी है और वो बिल्कुल नहीं चाहती कि अब उसके पापा उससे दूर हों। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं दोस्तों, फिलिप अपने इस नकली दुनिया में असली रिश्ते ढूंढने लग जाता है। एक तरफ उसे मिया के पिता का रोल निभाना है, दूसरी तरफ हसीगवा जैसे अकेले इंसान का दोस्त बनना है। भले ये सब कॉन्ट्रैक्ट पे है, पर क्या करें, काम तो काम है। लेकिन फिलिप अब दोस्ती और रिश्तों की गहराई को धीरे धीरे समझने लग जाता है। इसी बहाने उसकी अपनी सूनी पड़ी जिंदगी में थोड़े रंग आ जाते हैं दोस्तों। वो जो पहले निराशा में डूबा रहता था, अब खुद को अकेलेपन से बाहर निकालने में सफल हो रहा है। अगले दिन फिलिप मिया को लेकर एक अनोखे एक्वेरियम में जाता है। ये डिजिटल एक्वेरियम था दोस्तों। चारों तरफ बड़ी बड़ी स्क्रीन पे रंगीन मछलियां तैर रही होती हैं, लेकिन मिया अपने आसपास की दुनिया को लेकर काफी शार्प थी। तुरंत मुंह बनाते हुए कहती है, ये सब तो नकली है, इसमें वो बात नहीं है। तो फिलिप भी मुस्कुराता है और मिया को एक बड़ी गहरी बात कहता है कि जानता हूँ बेटा, ये नकली है, लेकिन पता है कभी कभी जिंदगी में असली चीजों का एहसास करवाने के लिए ऐसी नकली चीजों का होना भी जरूरी होता है। उसकी बात में दोस्तों एक अजीब सा सुकून था, जो शायद मिया को भी सोचने पे मजबूर कर गया। दोनों अभी शांति से घूम ही रहे होते हैं कि अचानक फिलिप का फोन बज जाता है। वो कॉल उठाता है तो दूसरी तरफ से एक एजेंट कहती है, याद है 2 महीने पहले तुमने एक ऑडिशन दिया था, किस्मत खुल गई है तुम्हारी, उन्होंने तुम्हें सिलेक्ट कर लिया है और रोल भी छोटा मोटा नहीं है, स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है। एजेंट समझाती है कि अगर तुमने ये रोल कर दिया तो तुम्हारी स्ट्रगलिंग लाइफ हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था दोस्तों। इस शूटिंग के लिए उसे अगले ही हफ्ते साउथ कोरिया निकलना होगा। एक पल के लिए फिलिप का चेहरा खुशी से खिल उठता है। यही तो वो सपना था जिसके लिए वो 7 साल पहले जापान आया था। लेकिन यार अगले पल उसकी नजर सामने खड़ी मिया
पर पड़ती है। वो मियाँ जिसके स्कूल इंटरव्यू के लिए वो पिता बनने का नाटक कर रहा है, अगर वो साउथ कोरिया चला गया तो मियाँ का क्या होगा, हसीगेवा का क्या होगा। बहुत सारी चीजें उसके दिमाग में आती है कि मैं करूँ क्या। तो वो खुद को कंट्रोल करता है और एजेंट से कहता है कि मैं जल्दी इस बारे में सोचकर बताता हूँ आपको। फोन रखने के बाद फिलिप वापस मियाँ के पास जाता है। मियाँ अब उस पर पहले से ज्यादा ट्रस्ट करने लग जाती है दोस्तों। वो जो पहले चिढ़ती थी ना, अब फिलिप की मौजूदगी में उसको अपनापन महसूस होता है। और फिलिप के लिए अब ये फैसला लेना बड़ा मुश्किल हो गया कि करूँ क्या। या तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर चला जाए और अपने सपने पूरा करे, या फिर अपने सपने की कुर्बानी देकर एक मासूम का दिल ना तोड़े और एक उदास इंसान के अकेलेपन का सहारा बने। ये चीज बार बार उसके दिमाग में घूम रही होती है कि यार क्या करूं, जाऊं कि ना जाऊं, जाऊंगा तो इनका दिल टूट जाएगा, ना जाऊंगा तो मेरे सपने टूट जाएंगे। खैर अगले दिन फिलिप अपने दूसरे असाइनमेंट के लिए हसीगेवा के घर पहुंच जाता है। हसीगेवा घर की चार दीवारी में घुटन महसूस कर रहा था, इसलिए वो फिलिप से जिद करता है कि आज लंच बाहर करते हैं। फिलिप उनको लेकर एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाता है दोस्तों। खाना खाते वक्त हसीगेवा बड़े चाव से फिलिप को एक जापानी डिश की हिस्ट्री और स्वाद के बारे में बताता है, लेकिन फिलिप नोटिस करता है कि हसीगेवा की बातों में जोश तो है पर आंखों में एक गहरा सन्नाटा और निराशा है। फिलिप से रहा नहीं जाता और वो पूछ बैठता है कि सर सब ठीक तो है आपकी लाइफ में, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। तब हसीगेवा उसको अपना दर्द बताते हुए कहता है, अपनी जवानी के दिनों में मैंने एक्टिंग की दुनिया में खूब नाम कमाया। मैं अपने काम में इतना डूब गया था कि मैं अपनी बेटी को वक्त नहीं दे पाया जिसे उसकी सख्त जरूरत थी। आज वो मेरे साथ रहती तो है, मेरा ख्याल रखती भी है, लेकिन हमारे दिलों के बीच एक बहुत ही लंबी दूरी आ चुकी है। बात करते करते हसीगेवा फिलिप से पूछता है कि क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई अपना है, कोई परिवार। तो फिलिप एक पल के लिए तो खामोश हो जाता है, फिर मियाँ का चेहरा उसके दिमाग में आता है तो वो बोल देता है कि जी मेरी एक बेटी है। और ये सुनते हसीगेवा उसको एक सलाह देता है जो फिलिप के दिल पे सीधे लग जाती है दोस्तों। हसीगेवा कहता है कि जब बच्चे छोटे हो ना तब उनको ज्यादा से ज्यादा समय दो, उनके साथ रहो, नहीं तो बाद में इस बात का बड़ा दुख हमेशा के लिए सताता रहेगा तुम्हें, जैसे आज मैं हूँ, मुझे दिक्कत हो रही है। हसीगेवा की बात फिलिप के दिल में बैठ जाती है और फिलिप उनको लेकर वापस घर पहुंच जाता है। तो हसीगेवा की बेटी दरवाजे पर खड़ी होती है। वो अपने पिता को सही सलामत देखकर बड़ी राहत की सांस लेती है और फिलिप को वार्निंग देती है कि प्लीज आगे से मेरे पिता को मेरी परमिशन के बगैर कहीं बाहर मत लेके जाना, उनकी हालत को तुम समझते हो। तो फिलिप चुपचाप हाँ कह देता है, मतलब कोई सफाई नहीं देता, कहता है ठीक है। अब अगले सीन में हम मिया और फिलिप को शहर के मशहूर कैट फेस्टिवल में देखते हैं। वहाँ कैट लवर्स की बड़ी भीड़ होती है और मिया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। उसी एक्साइटमेंट में मिया फिलिप से अपने दिल की बात कह देती है, कहती है मुझे अपने दादा दादी से मिलना है। और ये सुनकर फिलिप के चेहरे पर एक हल्की सी उदासी आ जाती है दोस्तों। वो कहता है कि बेटा तुम्हारे दादा दादी इस दुनिया में नहीं है अब। तो फिलिप की ये बात सुनकर मिया का जोश ठंडा पड़ जाता है दोस्तों। उसे फिलिप के लिए बहुत ही बुरा लगता है। इसके बाद वो अपनी जेब से अपना छोटा सा मोबाइल निकालती है और फिलिप की तरफ बढ़ाते हुए मासूमियत से कहती है कि इसमें अपना वो नंबर सेव कर लो ना, ताकि हम कभी भी बात कर लें। और आज पहली बार यहाँ पे यार फिलिप का दिल भर आता है। उसे पहली बार महसूस होता है कि इस अनजान शहर में कोई तो है जो सच में उसकी परवाह करने लगा है। जाते वक्त मियाँ उसे एक बंद लिफाफा देती है और कहती है इसे घर जाकर ही खोलना। घर लौटकर फिलिप सबसे पहले तो वो लिफाफा खोलता है। अंदर मियाँ की बनाई हुई बढ़िया ड्राइंग होती है। उसे देखकर फिलिप बहुत इमोशनल होता है। मियाँ अब उसे पूरी तरह से अपना पापा मान चुकी है दोस्तों। तभी उसकी कास्टिंग एजेंट का फोन आता है। वो फिलिप का फैसला सुनना चाह रही थी। तो फिलिप एक ऐसा फैसला लेता है जो किसी भी स्ट्रगलर के लिए नामुमकिन सा था। वो अपने दिमाग की ना सुनकर अपने दिल की बात मानते हुए उस ऑफर को ठुकरा देता है दोस्तों। देख रहे हो ना, जिस ऑफर के लिए वो इतना स्ट्रगल कर रहा था उसको ठुकरा दिया। और एजेंट हैरान होकर कहती कि तुम पागल हो गए हो क्या, बाद में अपने इस डिसीजन पे पछताओगे। पर फिलिप की आवाज में एक ठहराव होता है। वह हसीगेवा की बातों को याद करते हुए कहता है अगर आज मैंने ये रोल चूज किया तो जिंदगी में आगे जाकर मैं भी हसीगेवा की तरह अकेले रह जाऊंगा। करियर गया पानी में। आज उसने दोस्तों सुकून को चुना था। इसके बाद वक्त के साथ मिया और फिलिप का रिश्ता और भी गहरा मजबूत हो जाता है। और अब ये सिर्फ एक्टिंग नहीं थी बल्कि एक असली कनेक्शन बन चुका था। जब भी मिया कंफ्यूज होती वो सबसे पहले फिलिप को फोन करती, लेकिन ये बढ़ती नजदीकियां मिया की माँ से छुपी नहीं थी। वो जानती थी कि फिलिप सिर्फ एक किराए का एक्टर है और कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद चला जाएगा। उसे डर हो जाता है कि फिलिप के जाने के बाद मिया का क्या होगा। उसका दिल तो बुरी तरह से टूट जाएगा। इसीलिए वो मिया को फिलिप से थोड़ी दूरी बनाने और ज्यादा फोन ना करने की सलाह देती है। लेकिन मिया दोस्तों जो फिलिप को अपना पिता मान चुकी है वो उल्टा अपनी माँ पर ही गुस्सा होती है कि माँ कैसी बातें कर रहे हो, पापा से दूर क्यों रहूं मैं। अगले दिन मिया की माँ फिलिप से स्कूल इंटरव्यू के बारे में बात करती है। वो फिलिप को सुझाव देती है कि देखो इंटरव्यू में जो भी सवाल पूछे जाए उनके जवाब बिना किसी इमोशन के देना, बिल्कुल प्रैक्टिकल रहना। ये सोचना ये सिर्फ तुम्हारा काम है, तुम सच में पिता मत बन जाना मिया के। लेकिन फिलिप तो मिया से इमोशनली अटैच्ड हो चुका था दोस्तों, खुद को रोक नहीं पाता। वो हैरानी से पूछता है कि क्या एक बच्चे के इंटरव्यू में एक बाप को इमोशनल भी नहीं होना चाहिए। और मिया की माँ गुस्से में कहती कि तुम बस देखो एक एक्टर हो, भाड़े के एक्टर, सच में मिया के पिता मत बनो, इसीलिए इस स्क्रिप्ट को फॉलो करो। ये सुनकर फिलिप एकदम शांत हो जाता है और निराशा के साथ सर झुका लेता है, क्योंकि कड़वी सही लेकिन बात तो सच है। इसके कुछ देर के बाद फिलिप की मुलाकात हसीगेवा से होती है। आज उन्होंने फिलिप को किसी फैंसी रेस्टोरेंट में नहीं बल्कि शहर के एक शांत और पुराने टेम्पल के बाहर बुलाया होता है। तो जब फिलिप वहाँ पे पहुंचता है ना, देखता है कि हसीगेवा टेम्पल की सीढ़ियों पर खड़े हैं और बड़े ध्यान
ध्यान से प्रार्थना कर रहे होते हैं। फिलिप उनसे पूछता है कि अंदर ऐसा क्या है जो आप इतने ध्यान से वहीं देखकर प्रार्थना कर रहे हैं। तो हसीगावा जवाब देता है कि तुम खुद अंदर जाकर क्यों नहीं देख लेते। वैसे मैंने आज तुम्हें यहाँ किसी खास और सीरियस काम के लिए बुलाया है। फिर वो अपनी बीमारी का जिक्र करते हुए बताता है कि डिमेंशिया मुझ पे हावी हो रहा है, मैं चीजें भूलने लगा हूँ और मुझे डर है कि जल्दी मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, अपनी पहचान, अपनी यादें, सब कुछ। इसीलिए याददाश्त पूरी खोने से पहले मैं एक आखिरी बार अपने बच्चों के घर को देखना चाहता हूँ, वो घर जो शहर के शोर शराबे से दूर एक शांत इलाके में है। हसीगावा आगे बताता है कि वो ये बात अपनी बेटी से नहीं कह सकता क्योंकि वो इसकी परमिशन नहीं देगी और मुझ में अकेले जाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि अगर डिमेंशिया का दौरा पड़ गया तो रास्ते में ही भटक जाऊंगा। फिलिप उनकी बातें सुनता तो है, लेकिन उनकी बेटी की वार्निंग उसको याद आ जाती है। उनकी बेटी ने कहा था ना फिलिप को लास्ट बार कि बिना मेरी परमिशन के मत जाना कहीं भी। अब उसकी खामोशी देखकर हसीगावा समझ जाता है और बिना कुछ कहे निराशा के साथ वहां से चला जाता है। इधर दिखाते हैं तो इको का नया असाइनमेंट काफी जोखिम भरा होता है, बहुत ही अलग। वो एक शादीशुदा आदमी की गर्लफ्रेंड होने की एक्टिंग कर रही थी। असल में हुआ यह था कि उस आदमी का अफेयर पकड़ा गया था, लेकिन वो अपनी असली गर्लफ्रेंड को अपनी बीवी के गुस्से से बचाने के लिए इको को हायर किया ताकि सारा गुस्सा उसकी पत्नी इको पर निकाले, ना कि उसकी असली गर्लफ्रेंड पे। उस आदमी की बीवी इको को भला बुरा कह रही थी और इको कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक चुपचाप सर झुकाए बैठी थी, लेकिन बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि गुस्से में वो औरत अपना आपा खो बैठी और जोरदार थप्पड़ इको के गाल पे जड़ दिया। जब इको वहां से अपना काम खत्म करके निकलती है तो उसका गाल अभी भी बहुत दर्द कर रहा होता है। आज तक उसको लगता था कि वो लोगों की जिंदगियों में खुशियां और रिश्तों की कमी को पूरा कर रही है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी। वो सोचती है क्या लोगों की खाली जिंदगी भरते भरते अब हमें उनके हिस्से की नफरत और गुस्से भी झेलने पड़ेंगे क्या? हम सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं या फिर दूसरों के पापों की सजा भुगत रहे हैं? समझ नहीं आ रहा। और उसका गुस्सा जायज भी होता है दोस्तों। अगले दिन जब फिलिप ऑफिस पहुंचता है तो शिंजी सीधा पॉइंट पे आता है और फिलिप को बताता है कि मिया की माँ का फोन आया था, उनका फैसला साफ है, अगली मीटिंग फिलिप और मिया की यानी तुम्हारी और मिया की आखिरी होगी। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म और सबसे मुश्किल काम, तुम्हें मिया को झूठ बोलना होगा कि तुम अमेरिका जा रहे हो वापस। ये सारी बातें सुनने के बाद फिलिप का चेहरा उतर जाता है और शिंजी जो इस बिजनेस का पुराना खिलाड़ी है वो फिलिप के कंधे पर हाथ रखकर समझाता है कि देख दोस्त, क्लाइंट्स के साथ इमोशनल होना इस काम में सबसे बड़ी गलती है। अगर दिल लगाओगे तो अलग होते होते बहुत तकलीफ हो जाएगी। काम करते रहो, नए लोग आएंगे, आदत पड़ जाएगी, समझा करो। अब यहाँ पे फिलिप उसकी बात पे सर हिला तो देता है, लेकिन दूर जाने के डर से उसके दिल में अलग सी बेचैनी पैदा हो जाती है, मतलब मिया से दूर जाने के डर से। अगले दिन फिलिप हसीगावा के घर जाता है। हसीगावा एक पुराना मैप लिए घर से भागने की पूरी प्लानिंग कर चुका था, लेकिन फिलिप उससे कहता है कि सर मेरी बात मानिए, मैं आपको ये काम नहीं करने दूंगा। आप बूढ़े हो चुके हैं और इस उम्र में घर से दूर जाने में कोई भलाई नहीं है आपकी। तो ये सुनते हसीगावा की सारी खुशी फुर हो जाती है, इसलिए वो चिल्लाकर फिलिप को यहाँ से जाने के लिए कह देता है और फिलिप भी चुपचाप निकल जाता है दोस्तों। लेकिन रास्ते भर उसके दिमाग में ना एक ही चीज चल रही थी, एक ही जंग थी कि क्या मैंने सही किया। और अब वो दिन भी आ जाता है जब मिया का स्कूल इंटरव्यू था। मिया की माँ ने साफ कह दिया था कि जवाब बिना इमोशंस के देना। इंटरव्यू शुरू होता है, लेकिन फिलिप मिया की तारीफ में ऐसे पुल बांधता है ना जैसे कोई असली पिता ही कर रहा हो। उसकी हर अच्छाई को हाईलाइट करता है और मिया की माँ तो उसे घूरती रह जाती है। लेकिन फिलिप आज बस फिलिप था दोस्तों, कोई किराए का एक्टर नहीं था। इंटरव्यू खत्म होता है और अब वक्त था उस आखिरी सीन का जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था, मिया से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाना। तो फिलिप मिया से कहता है कि बेटा मुझे काम के लिए वापस अमेरिका जाना पड़ेगा, शायद 1 साल लग जाए या उससे भी ज्यादा। ये सुनकर मिया के मासूम चेहरे पे गुस्सा और धोखा साफ दिख रहा होता है। उसको लगा जैसे एक बार फिर उसके पापा उसको छोड़कर जा रहे हैं। माँ के समझाने पर भी वो भारी मन से फिलिप को विदा करती है। जाते जाते फिलिप उसको एक आखिरी बार गले लगाता है और उस पल फिलिप को दोस्तों अपने आंसू रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती है। वो वहाँ से मुस्कुराकर तो निकलता है, लेकिन अंदर पूरी तरह टूट चुका था। अब दिल का बोझ कम करने के लिए फिलिप उसी शाम को इको के साथ ड्रिंक करने जाता है और जब दोनों आमने सामने बैठे होते हैं तो फिलिप की नजर इको के चेहरे पर लगी उस चोट पे जाती है। वजह पूछने पर इको उस थप्पड़ की सारी घटना बताती है और अपनी भड़ास निकालते हुए कहती है कि अब मेरा यहाँ काम करने का मन नहीं करता यार। हम इस कंपनी में लोगों के टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने और उन्हें सुधारने आए थे, लेकिन अब लग रहा है कि लोग हमें अपनी गलती और गुनाह छुपाने के लिए हायर करने लगे हैं। हम रेंटल फैमिली नहीं बल्कि उनके झूठ का पर्दा बन चुके हैं। इसलिए मुझसे तो नहीं होगा ये सारी चीजें, मैं जा रही हूँ। और दोस्तों फिलिप को भी ये बात सही लगती है कि अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। रात को फिलिप अपनी खिड़की के पास आता है और हमेशा की तरह जब बाहर देखता है ना तो नजर सामने वाली बिल्डिंग के एक अपार्टमेंट में पड़ती है जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी बिल्कुल अकेला बैठा होता है। उस आदमी का अकेलापन देखकर फिलिप को हसीगावा की याद आ जाती है। इसीलिए वो क्रेजी आइडिया जो शायद उसकी जॉब छीन सकता था लेकिन उसे सुकून दे सकता है, वो ट्राई करता है। वो सूरज निकलने से पहले हसीगावा के घर पहुंच जाता है और कहता है कि मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, हम आपके गाँव जा रहे हैं। और यहाँ पे हसीगावा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था दोस्तों। उनकी आंखों में बच्चों जैसी चमक आ जाती है। बिना वक्त गंवाए वो जल्दी जल्दी अपना छोटा सा सामान पैक करके मस्त सूट बूट पहनकर फिलिप के साथ घर से निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ मिया को टीवी पर फिलिप का वही पुराना टूथपेस्ट वाला एड दिख जाता है और एक ही पल में मिया समझ जाती है कि फिलिप रियल डैड नहीं है बल्कि कोई एक्टर है। उस बेचारी का दिल जोर जोर से धड़कने लग जाता है। बेचारी भागकर फोन उठाती है और फिलिप को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन नेटवर्क आउट ऑफ कवरेज होता है क्योंकि फिलिप तो हसीगावा के साथ शहर की भीड़ भाड़ से बहुत
बहुत दूर निकल चुका था। वो दोनों हाइकिंग करते करते एक छोटे से गाँव की तरफ बढ़ते हैं। जंगल में एंटर करने से पहले रास्ते में एक प्राचीन टेम्पल आता है। हसेगावा वहीं पे रुकता है दोस्तों, बड़ी श्रद्धा से 2 बार ताली बजाता है और सर झुकाकर प्रार्थना करता है। ये उसका मतलब एक क्या कहें पुराना अंदाज था। इधर शहर में मिया की माँ के पास स्कूल से एडमिशन का कॉल आता है कि कांग्रेचुलेशंस, मिया सेलेक्ट हो गई है। वो खुशी से झूम उठती है क्योंकि उसकी माँ का प्लान काम कर गया था। दौड़ती दौड़ती वो मिया के पास जाती है ताकि ये खुशखबरी उसे सुना सके, लेकिन मिया के चेहरे पे कोई खुशी नहीं होती। और जब माँ पूछती कि क्या हो गया तो मिया फिलिप का एड दिखा देती है और मिया की माँ के चेहरे की सारी हंसी हो जाती गायब, क्योंकि राज खुल चुका था। दूसरी तरफ एक बेहद लंबा और मुश्किल सफर तय करने के बाद आखिरकार फिलिप और हसेगावा उस पुराने घर के बाहर पहुंच जाते हैं और यही वो घर था जहां हसेगावा का बचपन गुजरा था। उसके चेहरे पर दोस्तों घर को देखकर जो सुकून और खुशी होती है ना, वो किसी महल से कम नहीं थी। अब वो फिलिप को बताता है कि बचपन में यहाँ पर अक्सर छोटे मोटे नाटक करने वाले ग्रुप्स आ जाते थे, उनको देखकर ही मेरे अंदर का कलाकार जगा। मैं मानता हूँ कि इसी एक्टिंग की वजह से दुनिया में मुझे रिस्पेक्ट मिली, नाम मिला, लेकिन अफसोस यही वो चीज भी है जिसकी वजह से आज मेरी अपनी बेटी मुझसे दूर हो गई। हम दोनों के बीच अब ज्यादा बात नहीं होती। अब अगली सुबह जब फिलिप की आंख खुलती है तो वो अपने बगल में हसेगावा को ना पाकर घबरा जाता है कि कहाँ गए अंकल। हड़बड़ाकर बाहर भागता है जहाँ उसे वो दिखाई देते हैं। वो अपने पुराने पेड़ को बड़े प्यार से छू रहा था। फिर वो अपने लड़खड़ाते कदमों से जमीन नापता है और एक स्पेसिफिक जगह पे रुककर अपने हाथों से मिट्टी खोदना शुरू करता है। तो फिलिप बिना कोई सवाल किए तुरंत वहां पहुंच जाता है, उनकी मदद करता है। थोड़ी देर खोदने के बाद उन्हें मिट्टी के अंदर से एक पुराना पॉट मिलता है और जब वो उसे खोलते हैं तो अंदर से ढेर सारी पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज होती हैं। ये कोई आम कागज के टुकड़े नहीं थे दोस्तों, बल्कि हसेगावा के बचपन और जवानी की वो यादें थी जो आज डिमेंशिया की दहलीज पे खड़े इस इंसान के लिए दुनिया की सारी दौलत से बढ़कर है। तो फिलिप एक फोटो उठाता है और पूछता है, सर ये कौन है? तो हसेगावा कहता है, ये मेरी पत्नी है। जवानी में काम और शूटिंग के सिलसिले में गाँव से बाहर गया हुआ था। एक दिन मुझे खबर मिली कि मेरी पत्नी बहुत ही बीमार है। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागा, लेकिन जब तक मैं वापस पहुंच पाता बहुत देर हो चुकी थी दोस्त। मेरी पत्नी की मौत हो चुकी थी और मैं आखिरी वक्त में अपने प्यार को नहीं पा पाया। सालों बीत गए पर वो गिल्ट हमेशा मेरे साथ ही रहा। लेकिन आज दोस्तों हसेगावा की आंखों में आंसू होने के बावजूद एक सुकून है कि अपनी याददाश्त खोने से पहले वो आखिरी बार इन तस्वीरों को देख पाया, उन यादों को जी पाया। और फिलिप जो अब कोई किराया का एक्टर नहीं रहा, चुपचाप उनके पास बैठता है और उन्हें सहारा देता है। आज उसने सिर्फ एक्टिंग नहीं की थी दोस्तों, बल्कि एक इंसान होने का फर्ज निभाया था। अब अपना अच्छा वक्त गाँव में गुजारने के बाद वापसी के रास्ते में फिलिप के फोन पर शिंजी का गुस्से से भरा कॉल आता है। वो चिल्लाता है कि तुमने दिमाग खो दिया है क्या? कहीं बिना फैमिली परमिशन के कहाँ लेकर गए हसेगावा को? अगर इसमें पुलिस इन्वॉल्व हुई ना तो कंपनी बर्बाद हो जाएगी। तो फिलिप सफाई देने की कोशिश करता है कि मैं उनको नहीं लाया, बल्कि वो मुझे यहाँ पे लेकर आए। ये उन्हीं की आखिरी इच्छा थी। बात अभी पूरी ही नहीं हुई थी कि बगल में खड़े हसेगावा अचानक से बेहोश होकर गिर पड़ते हैं और फिलिप घबरा जाता है। तुरंत उन्हें नजदीकी हॉस्पिटल लेके जाता है। डॉक्टर्स बताते हैं कि हालात गंभीर नहीं है, बस थकान है। लेकिन पिता की इस हालत के बारे में जब हसेगावा की बेटी को पता चलता है ना, तो वो सीधे फिलिप पर अपहरण की शिकायत कर देती है। पुलिस फिलिप को गिरफ्तार करती है और जब ये मामला रेंटल फैमिली के ओनर शिंजी तक पहुंचता है तो वो डर के मारे अपने हाथ खड़े कर देता है और अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेता है कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। ये देखकर तो आज इको को बड़ा गुस्सा आता है और वो शिंजी को धिक्कारते हुए चली जाती है वहां से कि तुमने जरा भी फिलिप के बारे में नहीं सोचा ना, उसने कितना क्या तुम्हारी कंपनी के लिए। इधर इको अपने अगले असाइनमेंट पर थी जहाँ वो फिर से किसी की नकली गर्लफ्रेंड बनकर गई हुई थी। सामने उस आदमी की बीवी बैठी हुई थी और माहौल काफी टेंशन भरा था। लेकिन आज कुछ अलग हुआ दोस्तों। इको मन ही मन सोचती है कि बस अब और नहीं यार, अब मैं नहीं झेल पाऊंगी ये चीजें। उसी पल उसका ज़मीर जाग जाता है और वो उस आदमी की बीवी की आंखों में देखकर सारा सच उगल देती है। वो कहती है कि देखिए, मैं आपके हस्बैंड की असली गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक पेड एक्टर हूँ जिसे हायर किया गया है ताकि आपका ध्यान भटकाया जा सके और आपके पति अपनी असली गर्लफ्रेंड को छुपा सके आपकी नजरों से। ये बॉम्ब फोड़ने के बाद इको बिना पीछे मुड़े वहां से निकल जाती है और शिंजी को कॉल करके कहती है, मैं अब और ये काम नहीं करूंगी, खत्म, मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ। इतना कहकर फोन कट कर देती है। और अब कहानी में दोस्तों एक बहुत ही बड़ा और शॉकिंग सच सामने आता है। शिंजी जो अभी तक सबको फैमिली की इंपॉर्टेंस समझाता रहा था, निराशा के साथ अपने घर में दाखिल होता है। घर पर उसकी पत्नी और बेटा उसका इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन शिंजी उन्हें प्यार करने के बजाय अपनी पत्नी को टोकता है कि तुम्हारा एक्सप्रेशन आज ठीक नहीं था, तुम अच्छे से एक्टिंग नहीं कर पाई। और यहाँ पर हमें लगता है झटका कि शिंजी की वो परफेक्ट फैमिली भी एक झूठी थी। वो बेटा और पत्नी असली नहीं बल्कि वो भी पेड एक्टर्स थे। शिंजी जो दुनिया भर के अकेलेपन को मिटाने का दावा करता है, वो खुद अंदर से इतना खोखला और अकेला है कि अपने घर के सूनेपन को भरने के लिए उसने खुद एक नकली फैमिली किराए पे रखी हुई है। काफी इमोशनल कर दिया दोस्तों इस सीन ने। अगले दिन अस्पताल में होश आने पर हसेगावा ने पुलिस को कुछ बता दिया था। कुछ का मतलब उसने बता दिया था कि मेरा अपहरण नहीं किया फिलिप ने, और फिर उसके बयान के आधार पर पुलिस फिलिप को बेगुनाह मानते हुए बाइज्जत बरी कर देती है। साथ ही मिया की माँ जो अभी तक पत्थर बनी हुई थी, बेचारी टूट जाती है। रोते हुए मिया को सारा सच बता देती है और मिया
काफी समझदार लड़की है यार। वो अपनी माँ की मजबूरी को समझ जाती है और माफ कर देती है अपनी माँ को। कुछ दिनों के बाद जब फिलिप काम की तरफ जा रहा होता है तभी उसे वो दुखद खबर मिलती है जिसने उसके कदम रोक दिए थे, क्योंकि हसेगावा भी इस दुनिया में नहीं था दोस्तों। और दिल तोड़ने वाली बात ये थी कि अपने आखिरी वक्त में हसेगावा ने स्पेशली फिलिप को अपने फ्यूनरल में आने की इच्छा जाहिर की थी। ये सुनकर फिलिप पूरी तरह टूट जाता है यार। मतलब कैसा बॉन्ड बना दिया था यार उसने कि अब ऐसी इमोशनल अटैचमेंट हो चुकी है। हसेगावा वही इंसान था जिसने फिलिप को बिना किसी रिश्ते के भी सबसे गहरा रिश्ता महसूस करा दिया। दिल में भारी निराशा और दुख लिए फिलिप जाता है फ्यूनरल में, पहुंच जाता है वहां पे। वहां का माहौल बहुत ही शांत होता है, लेकिन फिलिप के अंदर एक तूफान चल रहा था दोस्तों। वो हसेगावा के पार्थिव शरीर के पास जाता है और अपनी जेब से वो पुरानी फोटो निकालता है, जो फोटो हसेगावा ने उसे उस गांव में याद के तौर पे दी थी। फिलिप बड़े प्यार से, रिस्पेक्ट से वो फोटो वापस हसेगावा की पॉकेट में रख देता है और नम आंखों से उन्हें आखिरी विदाई देता है। आज उसकी जिंदगी से वो शख्स जा चुका था जिसने उसको सिखाया कि इस तेज भागती हुई जिंदगी में पैसे और करियर से कहीं ज्यादा कीमती रिश्ते होते हैं। फ्यूनरल के बाद शिंजी उससे मिलने आता है, जहां वो उससे अपनी गलती के लिए माफी भी मांगता है, क्योंकि शिंजी को भी एहसास हो गया था कि उसने फिलिप के साथ अच्छा नहीं किया। साथ ही उसे इस बात का भी एहसास हो गया कि हम नकली रिश्ते लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के लिए नहीं बनाते, बल्कि लोगों को सुकून देने और उन्हें खुश रखने के लिए बनाते हैं। इस बात की माफी वो इको से भी मांगता है और वादा करता है कि आज के बाद वो ऐसे किसी लोगों को एक्टर प्रोवाइड नहीं करेगा जो लोगों की भावनाओं के साथ खेले। इसलिए फिलिप और इको भी उसे माफ कर देते हैं और इको दोबारा से जॉब पे लग जाती है। हसेगावा के जाने के बाद फिलिप को एक बात तो समझ आ गई है दोस्तों कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। इसीलिए अगले ही दिन बिना देरी किए वो अपनी गलती सुधारने के लिए निकल पड़ता है। सीधा जाता है मियाँ के पास। वहां पहुंचकर वो कोई एक्टिंग नहीं करता, बल्कि दिल से मियाँ से माफी मांगता है। वो उस नन्ही सी जान से पक्का प्रॉमिस करता है कि बेटा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो तुम्हें छोड़कर कभी जाऊंगा नहीं। अब फिलिप की आंखों में सच्चाई दिखती है यार, और मियाँ का गुस्सा एकदम से पिघल जाता है वो देखकर। वो मुस्कुराती है और फिलिप को एक्सेप्ट कर लेती है। उस दिन एक नकली पिता और बेटी के बीच एक असली और पक्की दोस्ती की शुरुआत होती है। इसके कुछ दिनों के बाद हम फिलिप को उसी पुराने टेंपल के बाहर देखते हैं जहाँ पे हसेगावा जाया करता था अक्सर। फिलिप वहाँ पे खड़ा होकर बिल्कुल हसेगावा के अंदाज में 2 बार ताली बजाता है और प्रार्थना करता है। तभी हवा का एक तेज झोंका आता है और टेंपल की वो भारी भारी पर्दे थोड़े हिलते हैं, जिससे फिलिप को पर्दे के पीछे एक आईना दिखाई देता है। उस पल फिलिप को हसेगावा की वो बात समझ आती है कि तुम खुद जाकर क्यों नहीं देख लेते। उसने उस दिन कहा था ना कि अंदर जाकर खुद क्यों नहीं देख लेते कि अंदर क्या है। आईने में खुद को देखकर फिलिप बहुत जोर से हंसता है। यह हंसी वैसे पागलपन की नहीं थी, बल्कि सेल्फ रियलाइजेशन की थी दोस्तों। उसे समझ आ गया था कि सुकून बाहर नहीं है, अपने अंदर ही है। वो एक खुशी और सुकून के साथ हसेगावा को याद करता है। और इसी सीन के साथ यार मैं सच बताऊं तो दिल छू गई मूवी खत्म हो जाती है, जो दिखाता है कि जिंदगी में रिश्तों का एहसास उस खुशबू की तरह होता है जो दिखती नहीं पर हर मोड़ पर आपके साथ होती है। और जब शब्द कम पड़ जाए ना, तो यही एहसास दिलों को जोड़ के रखता है। इस भाग दौड़ में सबके लिए समय निकालते हुए अगर आप खुद को भूल गए ना, तो बस यार एक पल के लिए ठहरिए, आईने में देखिए, खुद को पहचानिए, खुद के लिए भी समय निकालिए यार, क्योंकि जो इंसान खुद को पहचान लेता है ना, वही दूसरों को सही मायने में समझ पाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।